Hello and welcome to Overseas Admit. This is Abhinav Bhandari. In today's video, we are going to discuss complete study abroad process for Indian students step by step. ये एक वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके वो डाउट्स एड्रेस करूंगा जो आपको या तो गूगल पर सर्च करने पड़ते हैं या यूट्यूब पर अलग-अलग वीडियोस में स्कैटर्ड आपको मिलते हैं। इस कंप्लीट वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आखिरी स्लाइड तक, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं अपना पहला स्टेप। इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो एक चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि ये एक पूरा 7 स्टेप का प्रोसेस है। ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है। सबसे पहला जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 7 स्टेप्स टू स्टडी अब्रॉड सक्सेसफुली। सबसे पहली चीज, चूज द राइट कंट्री। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस कंट्री में जाना है। दूसरी चीज, उस कंट्री के अंदर किस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। तीसरी चीज, आईएलटीएस और पीटीई एग्जाम, जैसा आपको पता है बिना इन एग्जाम्स के फॉरेन कंट्रीज यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बिना इन एग्जाम्स के आपको वहां पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आ जाता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, रिसीव ऑफर लेटर एंड पे फीस, अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि स्टडी अब्रॉड एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और अपने दिमाग में बिठाएंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारी स्लाइड पर आप देख पा रहे हो, वो है सेलेक्टिंग द बेस्ट कंट्री। पॉपुलर ऑप्शंस क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जर्मनी है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है। बट यहाँ जाने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली चीज, ट्यूशन फीस। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो उसकी फीस कितनी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिस कंट्री में आप जा रहे हो और उस कंट्री के पर्टिकुलर जिस रीजन में आप जा रहे हो वहां रहने की खर्चा कितना आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप अगर कोर्स कर रहे हो तो कोर्स करने के दौरान क्या आपको पोस्ट स्टडी वर्क के लिए वहां पर अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी है या नहीं, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। पीआर ऑप्शंस, अगर आप वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हो तो उसके ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि क्या वो कंट्री पीआर को अलाउ करेगी आफ्टर एजुकेशन एंड जॉब और नॉट। फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द वीजा सक्सेस रेट। Now we are coming to the next slide. It's going to be very important. Selecting your course. आप जिस कोर्स में एनरोल करने जा रहे हो उसको चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। स्टूडेंट्स यूजुअली जो चूज करते हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हैं या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेस, इन्हीं कोर्सेज के लिए स्टूडेंट जनरली इंक्वायर करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे फ्यूचर जॉब डिमांड। जिस कोर्स को आप कर रहे हो क्या उसकी फ्यूचर में डिमांड है भी मार्केट में या नहीं। प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप जिस कोर्स को करने के लिए जा रहे हो क्या आपका उस कोर्स से रिलेटेड आपने बैकग्राउंड में पहले या स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में सेम स्ट्रीम को परस्यू किया है या नहीं। पीआर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के पर्पज से देख रहे हो तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस कोर्स को आप सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके पीआर के चांसेस को एनहेंस कर दे। और कोर्स ड्यूरेशन, कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 4 साल के होते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रख करके आप चलना। अगली चीज आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना इन टेस्ट को क्लियर किए हुए, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट को बिना क्लियर किए हुए आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज रिक्वायर आईएलटीएस, पीटीई और टॉफल। ये तीनों एग्जाम में से कोई एक एग्जाम आपको क्लियर करना होता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, टिपिकल स्कोर रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस प्रकार का स्कोर आपको चाहिए। देखिए, अगर आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो
डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जनरली ये देखा गया है कि 6 बैंड्स आपको चाहिए। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए 6 से 6.5 बैंड्स के बीच में आपको चाहिए। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 6.5 टू 7 बैंड्स होना कंपलसरी हो जाता है। और ये टेस्ट क्यों रिक्वायर्ड हैं? ये टेस्ट इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि एडमिशन यूनिवर्सिटीज में बिना इन टेस्ट के नहीं होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ कम्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? यूनिवर्सिटीज जनरली आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वो इवेलुएट करती है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर फॉरेन कंट्री में आप फ्लाई कर रहे हो तो विदाउट पासपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। यू गाइस आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। सेकंड इज एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अभी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या हुआ? आपने 10th 12th, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हो और मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट के जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं वो कंप्लीट आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है। आईएल्स पीटीई स्कोर, आपने आईएल्स पीटीई दोनों में से अगर कोई एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर आपको मिल जाना चाहिए समय से। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वीजा के टाइम पर भी आपके काम आता है और यूनिवर्सिटीज में भी काम आता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये दिखाता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। यही डिटरमाइन करता है कि आपको उस कंट्री में एंट्री मिलेगी या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये काम करता है कि ये आपका पूरा बैकग्राउंड आप इसमें मेंशन करते हो ब्रीफली, कि आपने इस कंट्री में आने को क्यों डिसाइड किया। आपने जो पहली स्ट्रीम जो आपने पढ़ी है उस स्ट्रीम से रिलेटेड आप आगे कोर्स करने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। दैट मीन्स योर कंप्लीट डिटेल्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तीसरा आ जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा आपके स्कूल से, यानी स्कूल में आपके हेडमास्टर साहब से, आपके क्लास टीचर से और किसी भी एक सब्जेक्ट टीचर से आपको चाहिए होगा। और अगर आप ऑलरेडी कोर्स कर चुके हो, अंडर ग्रेजुएट कर चुके हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो और इन द मीन वाइल आपने अंडर ग्रेजुएट के बाद या किसी भी डिग्री कोर्स के बाद आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है या आप करंटली वर्किंग हो तो आपका रेज्यूमे और या सीवी भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दीज आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। नाउ कम्स यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके स्टेप्स हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप। नंबर 1 इज शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी। भाई आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में जाने से पहले आप ये चेक कर लो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको वहां पर अवेलेबल हैं और किस यूनिवर्सिटीज में आप प्रेफरेंस दे रहे हो अपनी पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं और एप्लीकेशन फी सबमिट की जाती है। एप्लीकेशन की टाइमलाइन को समझ लेना। इनटेक्स होते हैं कुछ इनटेक्स, यानी कि यूनिवर्स जैसे हमारे इंडिया में एडमिशन साइकिल्स होती है। लेट्स सपोज दिसंबर साइकिल है, जनवरी साइकिल है, जून साइकिल है, ऐसे ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी साइकिल्स होती हैं। तो उसको आपको एडवांस में आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए कि आप अगर जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उस किस इनटेक में आप एडमिशन ले रहे हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जब आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो, तो यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई बैक करने में कम से कम 2 से 6 हफ्तों का टाइम लेती है। ये एक जनरल टाइम विंडो में आपको बता रहा हूँ। कुछ जल्दी भी कर लेती है, कुछ थोड़ा सा समय भी लेती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनटेक दैट यू आर चूजिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिसीव ऑफर लेटर। वंस यू हैव अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आपने फीस सबमिट कर दी। फीस सबमिट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करती है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को इवेलुएट करेगी, आईएलटीएस पीटी का स्कोर इवेलुएट करेगी। उसके बाद आपको वहां से ऑफर लेटर्स मिलते हैं, या तो कंडीशनल मिलेगा या अनकंडीशनल मिलेगा। कंडीशनल मतलब वो कुछ अपनी शर्तें रख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, कि आईएलटीएस पीटी में जी हमको इतना नहीं, एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। इतना सा मीनिंग है इसका, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगला स्टेप क्या होता है? आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट कीजिए और कंफर्मेशन ले लीजिए अपने एनरोलमेंट का कि आपने कोर्स में एनरोल कर लिया है। नाउ वंस द यूनिवर्सिटी इश्यूज द ऑफर लेटर, योर यू कंफर्म योर सीट बाय पेइंग द ट्यूशन डिपॉजिट। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दिया
और ऑफर लेटर देने के बाद आप अपनी सीट को कंफर्म कर पाते हो जब आप अपनी ट्यूशन फी पे कर देते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज पूरी ट्यूशन फी एक ही बारी में मांग लेती हैं, कुछ हिस्सों में मांगती हैं, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। ये सारी डिटेल आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के मिलती है। देन कम्स योर स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। नाउ कॉमन वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपको वीजा चाहिए स्टूडेंट वीजा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है? नंबर वन इज योर ऑफर लेटर। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दिया है या नहीं। प्रूफ ऑफ फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली ये देखने को मिला है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम भी कुछ हद तक फंड्स की रिक्वायरमेंट का जो प्रूफ है उसको स्ट्रिंजेंट बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही महीने में अपने अकाउंट में सारे फंड्स डाल दिए और वो कंसीडर कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वो कम से कम आपके 6 महीने की स्टेटमेंट को इवेलुएट करते हैं। उस 6 महीने की स्टेटमेंट में वो ये देखते हैं कि ये फंड कहाँ से आए हैं, फंड का यानी फंड का सोर्स क्या है। आप अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं तो क्या आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है। देन कम्स योर पासपोर्ट। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फुल बॉडी चेकअप, जो बॉडी चेकअप होता है कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है। फिर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। वीजा प्रोसेस की टाइमिंग होती है लगभग 3 से 8 हफ्तों की, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। नाउ वीजा स्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट, सरकार उस देश की आपको इवेलुएट करती है आपकी एप्लीकेशन को कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। तो इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। अगला स्टेप आ जाता है कि आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें अगर लेट्स सपोज यूके जाना है या कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है पढ़ने के लिए, तो हमें कितना समय पहले अपनी ये पूरी की प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा इसे कंप्लीट होने में। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इस स्लाइड पे मैंने एक आइडियल टाइम फ्रेम निकाला है। आइडियल मतलब कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। जैसे कम से कम 12 से 15 महीने पहले, यानी इनटेक, जो इनटेक आप जिस इनटेक में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, कम से कम 12 से 15 महीने पहले अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। प्रोसेस कैसे शुरू होगा भाई? कंट्री, आप एटलीस्ट कंट्री के बारे में रिसर्च कर लो आप 12 से 15 महीने पहले। फिर 10 से 12 महीने जब आपके पास बच जाएं, तो आप अपनी आईएलटीएस और पीटी की प्रिपरेशन कर लीजिए। आप चाहें तो हमारे ओवरसीज एडमिट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको आईएलटीएस, पीटी, स्टडी अब्रॉड की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है। जब आपके पास 8 से 10 महीने बच जाते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी इनटेक के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिए समय से। बिल्कुल इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली हमारी बात हुई है, यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, उन्होंने हमें ये बताया कि सितंबर इनटेक की जो विंडो है, डेडलाइन है, वो जुलाई में ही ऑलरेडी क्लोज हो जाती है। तो आप अब सोच लीजिए कितना ज्यादा ये प्रोसेस स्ट्रिंजेंट हो चुका है और कितने जल्दी उन्हें एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करने वाला है। ठीक है। जब आपके पास 4 से 6 महीने बच जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाना चाहिए उस यूनिवर्सिटी से। फिर जब 3 से 4 महीने बच जाएं इनटेक से, आप ध्यान रखना ये चीज, आप ये शब्द आप देख रहे हो, इनटेक, इनटेक, तो ये इनटेक बहुत मैटर करता है। इनटेक को समझ लेना आप। यानी इनटेक यानी अगर सितंबर में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपने ऊपर के ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, ये पूरे करने के बाद वीजा के लिए एटलीस्ट अप्लाई तो कर देना चाहिए। तब जाकर के वो सुनिश्चित कर पाएगा कि उसका एडमिशन हो जाएगा और वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा पाएगा। Starting early makes the process much smoother and increases your chances of getting admission and visa approval. आप जितने जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, उतना इजी आपके लिए ये रहने वाला है। नाउ कम्स द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों के मन में रहता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब अगर आपको फॉरेन में जाकर के पढ़ना है, तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, आपको वहां रहना भी होगा,
वहां के रहन सहन के हिसाब से ढलना भी होगा। तो उसके हिसाब से मैंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बताई है। ये एग्जैक्ट कॉस्टिंग तो नहीं है, बट ये एस्टिमेट बता रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो होगा ही होगा। टिपिकल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के जो खर्चे हैं वो 10 लाख से 35 लाख सालाना होता है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 10 लाख है, कुछ में 15 लाख है, कुछ 20 लाख है। वो यूनिवर्सिटी की फीस के हिसाब से डिपेंड करता है। लिविंग एक्सपेंसेस, आप ये मान के चलिए कि आपका 8 लाख से 20 लाख रुपए तक का सालाना खर्चा हो सकता है। एडिशनल कॉस्ट्स, इसके अलावा कौन कौन सी कॉस्ट लगती हैं? तो वीजा की फीस। अब वीजा की फीस हर कंट्री के हिसाब से अलग है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वीजा फीस को लगभग 120% से बढ़ा दिया है। 2000 यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अब हो चुकी है वीजा की फीस। ठीक है। इंश्योरेंस यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल में जो आपका खर्चा आने वाला है, एयर फेयर जो आपका लगेगा वो। Costs, obviously cost is completely dependent on the country and the university that you choose. Now some important tips that I would like to share with you all कि आप शुरुआत कर लीजिए जल्दी। जितने जल्दी आप प्लान कर लोगे उतना इजी आपके लिए ये रहेगा, उतनी कम दिक्कतें आपको सहनी पड़ेंगी। प्रिपेयर वेल फॉर आईएलटीएस पीटी। आपको एक बात मैं बता दूं, आईएलटीएस पीटी का एग्जाम वर्किंग डेज में रोज होता है, हर महीने होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एक बारी में आईएलटीएस का या पीटी का एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपको अगली बारी दोबारा रीअपियर होना पड़ता है, ये भी आपको पता है। साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि दोबारा आपको फीस देनी पड़ती है। 18,000 रुपए टिपिकल, मैं एक रेंज बता रहा हूँ, 18,000 रुपए का एग्जाम होता है। एक बारी में क्लियर नहीं हुआ तो अगली बारी फिर से आप 18,000 रुपए देकर के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, तो दैट इंक्रीजेज योर कॉस्ट। इसीलिए लिखा है कि आईएलटीएस पीटी की प्रिपरेशन को हल्के में बिल्कुल मत लेना, और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के आप पढ़ सकते हो। एंड आई कैन रीअश्योर यू अगेन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्टडी विद ओवरसीज एडमिट। यहाँ पर आईएलटीएस पीटी की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलती है स्टेप बाय स्टेप, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि अब आईएलटीएस पीटी का एग्जाम तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, धीरे धीरे आईएलटीएस का एग्जाम भी सॉफ्टवेयर बेस्ड होने वाला है, सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। फिर चूज द राइट कोर्स, कोर्स जरूर सही से सेलेक्ट कर लेना। ये नहीं कि आपने 12वीं करी है मैथ्स स्ट्रीम से और आप जाकर के पढ़ रहे हो बिजनेस अंडर ग्रेजुएट में, तो ये फिर वीजा ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये आपकी स्क्रूटनी को बढ़ा देते हैं, फिर वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आप। प्रिपेयर फॉर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप उसमें डाली तो आपकी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, आपका वीजा रिफ्यूजल बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और मैं बार बार एक लाइन मेंशन कर रहा हूं अपनी हर स्लाइड में, स्टूडेंट्स हु प्लान अर्ली एंड प्रिपेयर प्रॉपरली हैव मच हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। आप जितने जल्दी अपनी प्रिपरेशन कर लोगे, जितनी जल्दी अपनी तैयारी कर लोगे, आप सुनिश्चित कर पाओगे कि आपका एडमिशन सक्सेसफुल रहेगा। Okay, now if you need any kind of help with study abroad or IELTS PTE preparation, subscribe to Overseas Admit. We'll be happy to help you out with your entire process. ठीक है, आप Overseas Admit को contact कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू अस फॉर such kind of informative videos. Okay, now thank you so much and I wish you all the best for your future endeavors. Goodbye.